साल 2014 में अडानी की संपत्ति करीब $7 बिलियन थी। महज 8 सालों में उनकी संपत्ति 21 गुना से भी ज्यादा बड़ी हो गई। लेकिन बीते 2 दिन से अडानी के शेयर धारक परेशान हैं, जिसके चलते अडानी समूह ने तकरीबन 4 लाख करोड़ खो दिए हैं। और इन सब के पीछे है एक रिपोर्ट, जिसे हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक संस्था ने तैयार किया है। अमेरिका में चल रहे हैं केस पर अडानी समूह की तरफ से बयान जारी किया गया है। जैसे तमाम कहानियों के होते हैं, इसके भी कई सिरे हैं। एक छोर पर आरोपों का पिटारा जिसमें बंद है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, पराए मुल्क की अदालत में घुसखोरी का मुकदमा और सत्ताधारी पार्टी से नजदीकियों के किस्से, और शुरुआत वहां से भी तो हो सकती है जब एक लड़के ने कोशिश की थी 16 साल का एक ड्रॉप आउट जो घर छोड़ करके मुंबई चला आया। पहली कमाई थी 10,000 रुपए, लेकिन 4 दशकों में वो दुनिया का दूसरा सबसे अमीर इंसान बन गया। इस रास्ते में वो मध्यवर्गीय रसोइया थी, जहां इसी आदमी की कंपनी के तेल में पूड़ियां तली जा रही थी। इस रास्ते में बंदरगाह आए, जिसमें भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट भी शामिल है। गैस, बिजली और हवाई अड्डों के ठीहे भी इसी रास्ते में आए और चुनौतियां भी आती रही, जैसे शेयर बाजार में गेंद की तरह गिरते उछलते स्टॉक्स। इस कहानी का एक अध्याय 26 नवंबर 2008 की रात का भी है, जब मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों ने हमला किया था। तमाम लोग बंधक बनाए गए थे, जिसमें ये लो प्रोफाइल बिजनेसमैन भी शामिल था। तब शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि सिर्फ एक दशक में वो राजनीति और बिजनेस की दुनिया के सबसे चर्चित कीवर्ड बनने जा रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे कि आज अडानी समूह और उसके फाउंडर चेयरमैन गौतम अडानी की बात होगी। आज हम जाएंगे 2 अहम सवालों के जवाब। गौतम अडानी ने कैसे अरबों डॉलर का साम्राज्य बनाया, कैसे ये साम्राज्य खड़ा किया, और इतने बड़े उद्योगपति का फायदा या नुकसान हमें कैसे प्रभावित करता है या देश के आर्थिक हितों पर क्या असर डालता है। इकोनॉमिक्स ग्लोबल उदाहरणों से भी समझेंगे। नमस्कार साथियों, में सिकंदर सहानी सुन रहे हैं डार्क कहानी। 24 जून 1962 को शांतिलाल अडानी और शांताबेन के घर गौतम अडानी का जन्म हुआ। परिवार में प्लास्टिक प्रेसिंग का कारोबार था। साल 1978 में स्कूल में पढ़ रहे 16 साल के गौतम अडानी ने टिकट लिया और मुंबई की ट्रेन पकड़ ली। शुरुआती संघर्ष की अवधि 3 साल। गौतम अडानी के कजिन प्रकाश भाई देसाई ने उन्हें महेंद्र ब्रदर्स में काम दिलाया, जहां उन्होंने हीरे छांटने का काम सीखा। 3 साल बाद उन्होंने जवेरी बाजार में अपना खुद का डायमंड ट्रेनिंग ब्रोकरेज का काम शुरू किया और फिर कामयाबी का पहला स्वाद मिला। एक जापानी खरीदार को उन्होंने हीरे के व्यापार में मदद की और उसका कमीशन कमाया 10,000 रुपए। उस दौर में ये बड़ी रकम थी। अगले साल 1982 में गौतम अडानी के बड़े भाई ने एक प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री खरीदी। छोटे भाई को मदद का पैगाम भेजा गया। गौतम अडानी वापस अपने घर गुजरात पहुँचे। परिवार के बिजनेस में हाथ बंटाने लगे, लेकिन रॉ मटेरियल की किल्लत छोटे प्लास्टिक फैक्ट्री को परेशान कर रही थी। इस समस्या से निजात पाने के लिए गौतम अडानी ने आपदा में अवसर वाला तरीका अपनाया। 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर कुछ छूट बढ़ाई। अडानी ने न सिर्फ अपने लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, बल्कि आसपास की कई फैक्ट्री को भी रॉ मटेरियल सप्लाई करना शुरू किया। कुछ साल बढ़िया प्रॉफिट कमाया। कितना कमाया, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि 1988 में जब अडानी एक्सपोर्ट्स का IPO निकला तो वो 25 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ। माने जीतने शेयर मार्केट में उतारे गए। उससे 25 गुना ज्यादा लोग इस कंपनी के शेयर खरीदने के इच्छुक थे। और ये उस दौर की बात है जब IPO के लिए ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता था और न ही इतने लोग स्टॉक मार्केट में रुचि और उसकी जानकारी रखते थे। 1991 में आया एक टर्निंग पॉइंट। नरसिम्हा राव की सरकार बनी। वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उदारीकरण की नीति अपनाई। भारत को दुनिया के बाजार से जोड़ दिया। इसका फायदा देश के साथ अडानी को भी हुआ। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस और तेजी से चढ़ने लगा, पकड़ने लगा और तेजी पकड़ने लगा। अडानी एक्सपोर्ट्स अब एक बड़ी कंपनी बन गई थी। 1988 आते आते अडानी ने कोयले की ट्रेनिंग शुरू की। इसमें भी जम करके फायदा उनको हुआ, उसे भी समझेंगे। पर पहले उन चीजों पर फोकस करते हैं जो अडानी एम्पायर की नींव। तो समझिए कि 1991 का उदारीकरण हो चुका है। भारत के बाजार दुनिया के लिए खुल चुके हैं और कहानी अब गुजरात आ गई है। रईस फिल्म में शाहरुख खान का किरदार कहता है कि रत्ना मैडम सही कहती थी, गुजरात का समुद्र तट भारत में सबसे लंबा है। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल इसी समुद्र तट को डेवलप करना चाहते थे, जिससे धंधा और रोजगार दोनों बड़े। कारगिल नाम की एक अमेरिकी कंपनी को उसका मौका मिला। कच्छ के इलाके में जेटी बनाने का आइडिया था, जिससे समुद्र से नमक निकाला जा सके। जेटी का मतलब एक छोटे, बहुत छोटे साइज का पोर्ट जहां नाव से सामान लोड और अनलोड किया जाता है। इसके लिए एक जेटी को चुना गया।
यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर ये प्रोजेक्ट अधर में लटक गया। हुआ ये कि अमेरिकी कंपनी को बाद में प्लान कुछ जचा नहीं। अदानी सी मौके की फिराक में थी। उन्हें पहले से अंदाजा था कि अमेरिकी कंपनी ये काम नहीं कर पाएगी। अब तक धीरू भाई अंबानी जामनगर को एक पोर्ट टाउन में कन्वर्ट कर चुके थे, तो एक सक्सेस मॉडल था सामने। उसी तरह अदानी भी इस जेटी को एक प्रॉफिटेबल पोर्ट में बदलना चाहते थे। केशव भाई पटेल ने जाते जाते साल 2001 में जेटी के बदले अडानी को पोर्ट बनाने की परमिशन दे दिया। अडानी को 30 साल की लीज मिली, पोर्ट बना और आज ये पोर्ट देश का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है। इसको कहते हैं मुद्रा पोर्ट। 2007 में अडानी ग्रुप की एक कंपनी मुद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का IPO निकला, जो 116 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ। बाद में इस कंपनी का नाम अडानी पोर्ट्स पर गया और इसके तहत मुद्रा के अलावा और कई पोर्ट्स की जिम्मेदारी। अभी मौजूदा समय में अडानी पोर्ट्स भारत में कुल 13 पोर्ट्स 13 बंदरगाहों को मैनेज करती है, जिसमें पश्चिम बंगाल का हल्दिया पोर्ट है, केरल का बिलिंजम पोर्ट है, तमिलनाडु का कट्टू पोर्ट भी इसमें शामिल है। अडानी पोर्ट्स अडानी ब्रांडी की सबसे बड़ी पहचान। हालांकि किसी मंजे हुए बिजनेसमैन की तरह अडानी ने अपने व्यापार को दूसरे सेक्टर्स में भी फैलाया। मिसाल के तौर पर एडिबल ऑयल, वही जो हम और आप खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी अडानी ग्रुप का बड़ा स्टेक है। साल 1999 में अडानी ग्रुप में सिंगापुर की इंटरनेशनल के साथ पार्टनरशिप में कंपनी बनाई अडानी लिमिटेड। फॉर्चून तेल इसी अडानी लिमिटेड का प्रोडक्ट है। 2007 तक गौतम अडानी देश के 10 में सबसे अमीर इंसान बन चुके थे। उनकी जेब में पैसा था, क्रेडिबिलिटी थी और उनके साथ इन्वेस्टर्स का भरोसा था। एक कंपनी को बड़ा बनाने के लिए यह जरूरी ईंधन है। तीनों चीज 2009 में शुरुआत हुई। अडानी पावर की। अडानी के पास मुद्रा में जमीन थी जहां उनका पावर प्लांट लगा। पहला, और वो देश के सबसे बड़े कोल इंपोर्टर तो थे ही, पहले से तो पावर जनरेशन का काम उनके लिए आसान हो गया। साल 2014 आते आते अडानी पावर भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बिजली उत्पादक कंपनी बन गई। इसके साथ आदरणीय ग्रुप को भारत में कई सारे एयरपोर्ट्स को मैनेज करने का काम मिल गया, जैसे कि मुंबई और दिल्ली के एयरपोर्ट पर आरोप भी लगे। विपक्ष ने कहा कि सरकार से उनकी सांठगांठ है, उन्हें अतिरिक्त फायदा मिला है, लेकिन यह बात कभी भी कोर्ट कचहरी से प्रमाणित नहीं हो सकी। बाद के दौर में अडानी ग्रुप ने ग्रीन एनर्जी में भी इन्वेस्ट किया। 2015-16 में नरेंद्र मोदी सरकार ने 2022 तक बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट से 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा। 100 गीगावाट एनर्जी का टारगेट मार्च 2023 तक रखा गया था। ये टारगेट्स अगर आप देखें तो उस समय के लिए आज से बहुत एम्बिशियस थे, लेकिन इन लक्ष्यों ने अडानी को उनकी ग्रीन एनर्जी प्लान्स के लिए फ्यूल दिया। अडानी ग्रुप के कई और देशों में भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उन पर भी आएंगे। ये भी समझेंगे कि इन प्रोजेक्ट से या किसी भी उद्योगपति के प्रोजेक्ट से उसके देश को क्या फायदा होता है। लेकिन उसके पहले अडानी ग्रुप की कंपनियों का हाल जान लेते हैं। अडानी ग्रुप की तरक्की MBA वालों के लिए केस स्टडी हो सकती है। कैसे किसी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, इसके लिए कुछ बेसिक पैरामीटर्स देखे जाते हैं, जैसे कंपनी पर कर्ज कितना है, प्रॉफिट और सेल्स कितनी है और सालाना उसमें कितनी बढ़त हो रही है, या फिर उस कंपनी के शेयर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। इन सारे पैरामीटर्स को समझते हैं। सबसे पहले कर्ज की बात करते हैं। साल 2023-24 तक अडानी ग्रुप ने करीब 2,41,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। इन्हें दो हेड्स में आप बांट सकते हैं। पहला, ये लॉन्ग टर्म लोन्स, यानी कि वो लोन जिसे चुकाने की अवधि 1 साल से ज्यादा होती है। ऐसे लोन्स अक्सर कंपनियां बिजनेस बढ़ाने या किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए लेती है। दूसरा है वर्किंग कैपिटल लोन्स, यानी वो लोन जिसे पे बैक करने की अवधि 1 साल से कम होती है। 1 साल के अंदर देना पड़ता है। इस पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपने रोजमर्रा के काम जैसे एम्प्लॉइज को सैलरी देने या रेंट चुकाने के लिए करती है और आमदनी होते ही इसको चुका देती है। सबसे पहले लॉन्ग टर्म लोन्स का हाल जान लेते हैं। ग्रुप के कुल कर्ज में से 19.2% यानी 2,22,000 करोड़ रुपए लॉन्ग टर्म लोन के फॉर्म में लिया गया। कर्ज था कि लोन अडानी ग्रुप ने किन किन अलग अलग सोर्सेज से जुटाए। सबसे ज्यादा पैसा अडानी ग्रुप ने भारतीय बैंकों से जुटाया है, तकरीबन 75,008 अरब रुपए। सबसे ज्यादा उधार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मिला है। इसके अलावा एक्सिस बैंक, ICICI, PNB और येस बैंक ने भी बड़े लोन अमाउंट समय समय पर अडानी ग्रुप को सैंक्शन किए हैं। इसके अलावा विदेशी बैंकरों ने भी करीब 61,000 करोड़ रुपए लॉन्ग टर्म लोन के फॉर्म में अडानी ग्रुप को दिए हैं।
अडानी ग्रुप ने काफी बड़ा अमाउंट कैपिटल मार्केट से भी उठाया। कैपिटल मार्केट से पैसा उठाने के लिए बॉन्ड्स इश्यू किया जाते हैं। बॉन्ड में पैसा भुगतान की तारीख लिखी होती है। बॉन्ड खरीदने वाले को मूल के साथ निर्धारित ब्याज भी दिया जाता है। CNBC की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक अडानी ग्रुप ने भारतीय कैपिटल मार्केट से करीब 12,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जबकि विदेशी कैपिटल मार्केट से 69,000 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप ने जुटाए हैं। तो ये तो लॉन्ग टर्म लोन्स की बात हो गई। अब वर्किंग कैपिटल लोन्स या जिसको शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं, उसकी बात करते हैं। अडानी ग्रुप के कुल कर्ज का 8% यानी करीब 19,000 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल की शक्ति में है। इसमें से करीब 12,223 करोड़ रुपए भारतीय बैंकरों से जुटाए गए हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि अडानी ने करीब 36% पैसा भारतीय बैंकरों से जमा किया है, जुटाया है, कर्ज लिया है। अगस्त 2024 में CNBC की एक रिपोर्ट छपी। इसके मुताबिक अभी तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अडानी ग्रुप को करीब 27,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। इसके अलावा करीब 9,002 अरब रुपए का कर्ज है एक्सिस बैंक ने दिया है। PNB ने भी अभी तक करीब 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। अडानी को अभी तक मिले कुल कर्ज में लगातार भारतीय बैंकरों की हिस्सेदारी बढ़ रही है। बैंकरों के अलावा अडानी ग्रुप ने LIC से भी 5,790 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल है, फाइनेंस का ABC समझने वाला भी पूछेगा कि अडानी ग्रुप को इतना कर्जा क्यों मिल रहा है, वो भी हालिया घटनाक्रम यानी हिंचेनबर्ग रिपोर्ट और बाकी इल्जामों के बावजूद। ये सवाल सिंपल नहीं है, क्योंकि सिर्फ भारतीय बैंक ही नहीं, विदेशी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी अडानी पर दाव लगा रहे हैं। दुनिया के तमाम सवालों की तरह इस सवाल का जवाब भी एक चीज से जुड़ा है, और वो है मुनाफा। तमाम कर्जों के बावजूद इन्वेस्टर्स के लिए अडानी ग्रुप भरोसे का सौदा है। अबू धाबी और जापान के इन्वेस्टर्स ये जो रिसेंट अमेरिका का प्रकरण हुआ उसके बाद भी अडानी ग्रुप पर दाव लगाने को तैयार है। तो अडानी ग्रुप का प्रॉफिट कितना है? कंपनियों का हाल जानने के लिए सिर्फ 2 तरीके के प्रॉफिट कैलकुलेट किए जाते हैं। पहला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सिंपल कैलकुलेशन है उसका कि साल भर में कितना खर्च हुआ और कितने की सेल हुई। साल 2013 में अडानी ग्रुप की कंपनियों का कुल ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 2,500 करोड़। अब आप जर्नी देखिएगा, 2022 में बढ़ते हुए यह करीब 14,500 करोड़ रुपए हो गया, और पिछले फाइनेंशियल ईयर में यानी 2023-24 में ये बढ़कर के करीब 83,000 करोड़ हो गया। यानी एक दशक में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 33 गुना बढ़ गया। प्रॉफिट का दूसरा पैमाना है नेट प्रॉफिट, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से टैक्स, कर्ज की EMI जैसे खर्च घटाने के बाद जो असल बचत निकलती है उसे नेट प्रॉफिट बोलते हैं। शुद्ध मुनाफा साल 2009 में अडानी ग्रुप का नेट प्रॉफिट करीब 5 अरब था, जो 2024 में 30,000 करोड़ के पार हो गया। यानी सिर्फ 15 साल में प्रॉफिट नेट प्रॉफिट 60 गुना बढ़ गया। तो ये तो कंपनी के प्रॉफिट की बात हो गई। अब शेयर धारकों का क्या, उसके लिए समझते हैं। अडानी ग्रुप के शेयर्स का हाल अडानी ग्रुप की बड़ी कंपनियों पर नजर डालते हैं। ग्रुप की पेरेंट कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस को जनवरी 1999 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया गया था। तब इसके एक शेयर का दाम था 29 नवंबर 2024 में इसके शेयर की वैल्यू 2,409 रुपए। भाई साहब, मने 25 साल में 39,718% की बढ़त। अडानी ग्रुप की एक और कंपनी है अडानी फोर्स, जिसका जिक्र हम कर रहे थे। 2007 में ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई। मैं 17 सालों में इसके शेयर का भाव 531% बढ़ गया। अगली कंपनी का उदाहरण तो और भी इंटरेस्टिंग है, ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ये कंपनी जून 2018 में लिस्ट हुई है। अभी जुमा 6 साल हुए और सिर्फ 6 साल में इसके शेयर करीब 3,967% बढ़ गए। 29 रुपए का शेयर आज 1,197 रुपए का है। हालांकि 2 महीने पहले इस शेयर की वैल्यू 1,800 से भी ज्यादा थी। हाल फिलहाल में ये थोड़ा गिर गया, पर ये हालत तब है जब हिंडनबर्ग की 2 रिपोर्ट्स में अडानी पर मैनिपुलेशन इत्यादि के आरोप लगाए गए, और अमेरिका वाला प्रकरण अभी चल ही रहा है। कंपनी के शेयर तुलनात्मक रूप से अब भी मजबूत है। इस मजबूती के पीछे कारण क्या है? ऊपर हमने डिस्कस किया है कि अडानी ग्रुप पर बहुत सारा कर्ज है, लेकिन कर्ज से कौन डरता है? हमारे और आप जैसे लोग। सरमायादारी निजाम यानी कैपिटलिज्म में कर्ज कोई बुरी चीज नहीं मानी जाती। कर्ज असल में एक टूल है अपने व्यापार को फैलाने का। कर्ज से इन्वेस्टर्स का भरोसा भी कम नहीं होता, बशर्ते कंपनी कर्ज चुकाने में सक्षम हो। ये हमें कैसे पता है कि साहब आदरणीय कर्ज चुकाने में सक्षम है? दरअसल आप जब भी कर्ज के लिए आवेदन करते हैं
तब सबसे पहले बैंक आपकी आमदनी और आपकी संपत्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। स्वाभाविक है कि बिना आमदनी के कर्ज को चुकाया नहीं जा सकता। वैसे ही कंपनियों के साथ भी किया जाता है। इसके लिए कंपनी के प्रॉफिट के मुकाबले कंपनी पर कितना कर्ज है, इसे कैलकुलेट किया जाता है। इसे कहते हैं डेट टू अबिता रेशियो अबिता, यानी इसको आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कह सकते हैं। दोनों में थोड़ा बारीक सफर के पर समझने के लिए आज से आप इसे एक भी समझ सकते हैं। किसी कंपनी के लिए ये रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा होता है। पिछले 5 साल में अदानी ग्रुप की कंपनियों का डेब्ट टू एडिटर रेशियो लगातार घटा है। इसके आंकड़े को आप स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। अदानी ग्रुप का तमाम हिसाब किताब समझने के बाद अब समझते हैं कि अदानी ग्रुप के गिरने या चढ़ने का भारत पर क्या असर पड़ सकता है। इतने बड़े स्तर के किसी भी उद्योगपति की चाल देश को कैसे प्रभावित करती है। कूटनीति के चश्मे से देखें तो देशों के बीच 2 तरह की कूटनीति का इस्तेमाल होता है। एक वो जो आप अक्सर हेडलाइंस में देखते हैं, जब 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या विदेश मंत्री या सचिव स्तर की वार्ता उनके बीच होती है। लेकिन डिप्लोमेसी का एक दूसरा तरीका भी है। इसमें काम आते हैं बिजनेस घराने। उदाहरण के लिए एप्पल, कोका कोला, मैकडोनाल्ड्स और जनरल इलेक्ट्रिक, ये तमाम कंपनियां अमेरिका की आर्थिक कूटनीति का अहम हिस्सा है। इन कंपनियों से क्या असर पड़ता है? पहला, व्यापार संबंध। अमेरिकी कंपनियां अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करती है, जिससे अमेरिका का राजनीतिक भूकाल बढ़ता है। इन कंपनियों के जरिए अमेरिकी जीवन शैली, व्यापारिक आदतें और कल्चरल वैल्यूज को दुनिया भर में फैलाया जाता है, जो इवेंचुअली व्यापार में ही मदद करती है। सांस्कृतिक प्रभाव। दूसरी चीज, कंपनी के जो ब्रांड्स है, जैसे कि कोका कोला है, नाइकी है, स्टारबक्स है, इनके जरिए अमेरिका अपनी संस्कृति को दुनिया भर में फैलाता है। इसी तरह अमेरिकी मीडिया कंपनियों जैसे कि डिज्नी, नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स पूरी दुनिया में अमेरिका की कल्चरल स्टैंडर्ड्स और वैल्यूज का प्रचार करती है। तीसरी चीज है निर्भरता बनाना। जब कोई देश की इकोनॉमी अमेरिकी कंपनियों पर निर्भर हो जाती है, तो ये अमेरिका को राजनीतिक दबाव बनाने का एक तरीका, एक टूल दे देता है। अमेरिका के उदाहरण से मदनी ग्रुप या किसी और भी भारतीय कंपनी की वैल्यू को समझ सकते हैं। भारत की कई कंपनियां, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, जो दूसरे देशों में इन्वेस्ट करती है। मिसाल के तौर पर एनटीपीसी है, जो भारत की सरकारी बिजली उत्पादन कंपनी है। ये बांग्लादेश में 1320 मेगावाट का पावर प्लांट बना रही है। बिजली उत्पादन एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर है। इससे दूसरे देश में हमारा प्रभाव बढ़ता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी भूटान में कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। डिज्नी और रिलायंस के बीच की डील भी भारतीय कंपनियों के बढ़ते पावर का सिंबल है। अंत में ये सारी डील्स मुनाफा देखकर की जाती है, लेकिन इनसे 2 देशों के बीच संबंधों पर भी असर पड़ता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसे डिप्लोमेसी की भाषा में सॉफ्ट पावर कहते हैं, जैसे विशाल का एक कॉरपोरेट समूह कैसे भारत के लिए सॉफ्ट पावर की तरह काम करते हैं। आज हम अडानी समूह की बात कर रहे हैं, वरना ये बात टाटा या अंबानी या किसी भी बड़े कॉरपोरेट समूह के लिए कही जा सकती है। विदेशों में अडानी ग्रुप के कई प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में कोयले की खदानें, इजराइल का हाइफा पोर्ट, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में भी अडानी पोर्ट्स की 51% हिस्सेदारी है। ये पोर्ट हिंद महासागर में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर स्थित है। इसके अलावा अडानी ग्रुप ने नेपाल, भूटान, केन्या, फिलीपींस में बिजली उत्पादन की डील्स भी की हुई है। ये सारे प्रोजेक्ट्स अडानी ग्रुप के लिए तो फायदे का सौदा है ही, लेकिन भारत की जियोपॉलिटिकल पकड़ को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। पर कारोबार और राजनीति दोनों का बड़ा ताल्लुक अर्थशास्त्र से है। इसलिए दोनों अक्सर एक दूसरे में सने और लिपटे रहते हैं, और इसीलिए कभी कभी लगते हैं आरोप। भारत की विपक्षी पार्टी अक्सर कहती है कि सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी से नजदीकी की वजह से गौतम अडानी तमाम मुश्किलों से बच निकलते हैं। हालांकि अडानी जैसी बड़ी कंपनी के प्रोजेक्ट्स किसी भी प्रदेश में रोजगार और तरक्की के अवसर लाने की क्षमता रखते हैं, इर्रेस्पेक्टिव कि वह किसकी सरकार हो। इसीलिए उनकी दोस्ती सिर्फ भाजपा से ही नहीं है। पत्रकार आर.एन. भास्कर अपनी किताब गौतम अडानी रीमेगेनिंग बिजनेस इन दी इंडिया एंड दी वर्ल्ड में लिखते हैं कि उन्होंने कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, केरल में लेफ्ट पार्टी और यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी के साथ भी प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं। अडानी इस बात को भी करते हैं कि उनके बिजनेस साम्राज्य का उभार नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने से जुड़ा है। वो जोर देकर के कहते हैं कि उनके उद्यमी सफर में 3 बड़े बदलाव पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, नरसिम्हा राव और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की नीतियों की वजह से आए।
पर राजनीतिक आरोप अपनी जगह है और वो इतने बड़े एम्पायर के साथ नत्थी होकर के आते ही है। देखना होगा कि नए आरोपों से जो दूसरे देश में लगे हैं, ये कंपनी कैसे निपटती है।